नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी आर्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है, यानी कि भारत में जो भारत की सीमा उसके बाद जो उसमें जोड़ा गया, जो भारत में सम्मिलित किया गया। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना। जो स्टेट मतलब इंडिया है उसकी बाउंड्री के अंदर कहीं किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना हो, है ना, किसी की स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना हो या फिर किसी स्टेट के नाम में बदलाव करना हो, तो वो अंडर आर्टिकल 3 होंगे। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है अंडर आर्टिकल 2 and 3 और उस लॉ की वजह से, है ना, उस कानून की वजह से शेड्यूल 1 और 4 में कोई चेंज आता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनियन ऑफ स्टेट। अब इस यूनियन ऑफ स्टेट को समझते हैं, बाकी नीचे ऐसा कुछ खास है नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है। So basically article 1 described India as a union of state. Although जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? फेडरल है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। फिर हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह यूनियन ऑफ स्टेट को क्यों तवज्जो दी? हमने उसको क्यों मान्यता दी? तो अगर सिंपली हम बात करें कि जो इंडियन फेडरेशन है वो क्या है, वो जो स्टेट्स हैं उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो एक सेंटर हो गया और एक ही स्टेट है, ठीक है। तो इंडिया का जो फॉर्मेशन है ना, तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे कि आप यूएसए की बात करें, है ना, जो अमेरिकन स्टेट्स हैं, तो अमेरिकन स्टेट्स और वहाँ की यूनियन के बीच में क्या है? एक एग्रीमेंट है। वहाँ के स्टेट जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है और अलग से सेंटर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सेंटर है वो सुप्रीम है, हालांकि स्टेट भी है, लेकिन कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट बिना सेंटर की मर्जी के अलग नहीं हो सकता, ठीक है। So that's why India is called the indestructible union of destructible states. स्टेट तो अलग अलग हैं, हालांकि राज्य सभी अलग अलग हैं, लेकिन वो सब एकजुट हैं। इसलिए हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफर किया। अब द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, है ना। स्टेट और टेरिटरी कौन सी होंगी? जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड की गई है, ठीक है। तो अब टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे बनती है, किस किस से मिलके बनेगी? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया किससे? स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस जो भी एक्वायर्ड टेरिटरी है, कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरीज, इन सबको मिला के बनता है इंडिया, मीन्स भारत। ठीक है, तो आई होप अब आपको आर्टिकल 1 क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर ये देखना हो, हमें इस चीज़ को समझना हो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या नहीं है, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। बड़ा छोटा सा आर्टिकल है, सिंपल। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट may by law admit into the union or established new state on such terms and condition as it
थिंग्स फिट। यानी कि आर्टिकल 2 जो है वो क्या करता है, पार्लियामेंट को एक पावर देता है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को क्या है, पावर देता है ना। आर्टिकल 2 स्टेट दैट पार्लियामेंट हैज 2 पावर, 2 पावर है पार्लियामेंट के पास। पहला कौन सा, टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी, ठीक है। सेकेंड, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, मतलब जो स्टेट पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं थे, है ना। तो 2 चीज हो गई, या तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडमिट कर सकती है यूनियन में किसी फॉरेन टेरिटरी को, दूसरा किसी नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 2A भी है जो बात करता है हमारा सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। तो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से इसको ऐड किया गया था, सिक्किम को भारत में, ठीक है। आर्टिकल 2 बड़ा सिंपल सा था। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी कि अभी सपोज करो ये जो इंडिया है, इसके अंदर जो भी स्टेट्स हैं अलग अलग, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली, ये सभी जो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अगर इन स्टेट्स की बाउंड्री में कोई चेंज करना हो, एरियाज में कोई बदलाव करने हो, या फिर उसके नाम में कोई बदलाव करना हो, ठीक है, तो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, बाई लॉ। तो पार्लियामेंट लॉ बना करके इनमें बदलाव कर सकता है। अब इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि ऐसा कोई भी बिल जो किसी स्टेट के ऑल्टरेशन से रिलेटेड हो या उसके नाम से बदलाव करने से रिलेटेड हो, उसको बिना प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना आप पेश नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी में कोई बदलाव करना हो उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। और जो इसकी पहली कंडीशन थी वो हमने समझ ली कि आप इसको लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी होगी। दूसरा, जब प्रेसिडेंट के पास प्रायर रिकमेंडेशन से वो पेश किया गया, तो जो प्रेसिडेंट है जिस स्टेट के एरियाज की बाउंड्री या स्टेट के नाम को अफेक्ट कर रहा है, उस स्टेट के लेजिस्लेचर को यानी कि विधानमंडल को प्रेसिडेंट उस बिल को भेजेगा, ठीक है, और एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। उसके बाद वहां से कोई सुझाव आता है या कुछ भी रिकमेंडेशन आती है तो वो जो पार्लियामेंट है वो बाध्य नहीं है कि उनको माने, ठीक है। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अगर वो विद इन पीरियड आ गया है तब भी, ओके। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 3 को समझें कि आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है। यानी कि जो स्टेट अभी एग्जिस्टिंग स्टेट हैं इंडिया के अंदर, जो भी स्टेट हैं, उनकी अगर बाउंड्री में कोई चेंज करना है, उनके एरिया को डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है ना, या उसके नाम में बदलाव करना है, तो ये पार्लियामेंट कर सकती है। इसके लिए पार्लियामेंट को प्रायर परमिशन लेनी होगी प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि जिस स्टेट की बाउंड्री या फिर नाम या जिन चीज़ों में बदलाव हो रहा है तो वो स्टेट के लेजिस्लेचर को भेजेंगे, और फिक्स्ड पीरियड के अंदर जो भी रिकमेंडेशन उस स्टेट से आती हैं तो पार्लियामेंट नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 1 पढ़ा जो सिंपल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। फिर हमने उसमें समझा कि
हमने क्यों प्रेफर किया उसको फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड को। उसके बाद आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। उसके बारे में समझा कि पार्लियामेंट जो है किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिला सकती है, दूसरा किसी नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 को समझा था हमने कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, प्रेसिडेंट की क्या लेनी होगी, प्रायर रिकमेंडेशन। प्रायर रिकमेंडेशन के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बिल है उसको इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो आप राज्यसभा में ला सकते हैं या उसको लोकसभा के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम प्रेसिडेंट क्या करेगा कि इफेक्टिव स्टेट जो है जिसकी बाउंड्री में कोई बदलाव हो रहा है या उसके नाम में कोई बदलाव हो रहा है, तो स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास, विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके पास भेजेगा, है ना। और विद इन 14 डेज इनको जो है अपनी रिकमेंडेशन, अपने रिप्लाई किसको भेजने होंगे, प्रेसिडेंट को। अब विद इन 14 डेज आ गया, उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो बाध्यकारी नहीं है कि भाई उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको वो मानेगी। ठीक है, उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करा सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, सपोज करिए कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बिल है वो लोकसभा में है। ठीक है, वो लोकसभा में है। ठीक है, और जिस दिन बिल लाया गया उस दिन 400 लगभग 400 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंट मेंबर हैं और जो लोग वोट करेंगे, प्रेजेंट मेंबर और जो वोट कर रहे हैं अपॉन 2+1, तो प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर को कितने थे, 400 अपॉन 2+1, तो ये हो गया 201। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक सिंपल मेजॉरिटी है। ठीक है, सो बेसिकली एक ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 क्या कहता है, पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। अगर कोई लॉ बनाया गया आर्टिकल 2 and 3 में और उसने अमेंडमेंट कर दिया फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में, एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स, एनी लॉ रिफर टू आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law, and may also contain such supplemental, incidental, consequential provisions including provision as to representation in parliament, in the legislature or legislatures of the states or states affected by such law as parliament may deem necessary. No such law as aforesaid shall be deemed to be in amendment of this constitution for the purpose of article 368. So when a new state is admitted or established, or new state is formed, or area, boundary or name of the existing state are altered, तो आर्टिकल 2 के थ्रू या तो किसी नए स्टेट को इंडिया में शामिल कर लिया गया या किसी नए स्टेट को फॉर्म कर दिया गया, या उसके अलावा किसी स्टेट की बाउंड्री में कोई बदलाव कर दिया, उसके नाम में कोई बदलाव कर दिया, और उसकी वजह से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर कोई भी बदलाव आता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368. It means that the procedure prescribed in Article 368 is not required to be followed in such case. ठीक है, आर्टिकल 2 प्लस आर्टिकल 3,
इन दोनों की वजह से, इनमें कोई भी चेंज हुआ और उसकी वजह से फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में कोई भी चेंज आता है, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, सिंपल। और इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लचीला संविधान घोषित किया जा सकता है, मींस फ्लेक्सिबल, रिजिड तो है लेकिन उसको फ्लेक्सिबल घोषित किया जा सकता है इसके बेस पर। तो आई होप आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें हमने आर्टिकल 1 to 4 उनको विस्तार से देखा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में चर्चा की। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।